हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी के न्याय मंच की। हमारे साथ पांडे जी बैठे हुए हैं जो राजनीति के काफ़ी जानकार हैं और वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं। उनको अभी कैंपेन करना था रायबरेली में, 2 दिन का ब्रेक ले लिए हैं और न्याय मंच चला रहे हैं। उनका कहना है कि हम पहले जाति सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है उसको समान रूप से बांटेंगे। तो पहले सुनते हैं राहुल गांधी का भाषण। तो उनका वीडियो दिखाना तो उचित नहीं होगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए पहले हम उनका भाषण सुनते हैं। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, ये मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेट में ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात हो। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। अब बताइए कि ये देश को जाति में फिर से बांटना चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए। ये जाति के पक्ष में है, और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में टाटा हुए, बिरला हुए, अंबानी हुए, जितने पैसे वाले हुए, कमाने वाले हुए, उनके पैसे उनके जेब में चले जाएंगे। और उनका जो नेशनल हेराल्ड का पैसा है, सोनिया गांधी का है, देश के विश्व के 10वें स्थान रखती हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनकी संपत्ति का क्या होगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि मार्क्सवादी विचारधारा लाने से पहले खुद को मार्क्सवाद के आचरण में ढालना पड़ेगा। पहले अपने आप को ढालें, अपने आप को ढालने के बाद कटोरा लेके रोड में आए और फिर न्याय करें। ये कैसा न्याय मंच है पंडित जी, मैं तो समझ नहीं पाया। 78 साल की हो गई है ऐसे ना। और मैं बचपन से इस जाति प्रथा को देखा, लोगों की गरीबी देखा, 1966 का अकाल देखा, जिसमें विश्व में इतना बड़ा भारतवर्ष में इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि लोग जो है माइलो ज्वार खाते थे, कंडों का आटा खाते थे, किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत किए। उस समय दलितों को, हरिजनों को अपने घरों के अंदर लोग बैठने नहीं देते थे, जो दरवाजे पर जूता उतार कर आते थे। पर अपने यहाँ के संविधान के अनुसार अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत ये स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब हमारे गांव में जो भी आदिवासी हरिजन हैं वो बाकायदा आते हैं, घर में बैठते हैं, का नाम से कुर्सी उनको मिलती है और उनका सम्मान होता है। और एक दूसरे को जो छुआ मानते थे वो प्रथा भी अब धीरे धीरे नगण्य होते जा रही है। परंतु इस बात को कि जाति गणना कराएंगे, मतलब उस प्रकार से पुनः विष घोल रहे हैं लोगों में। कानून व्यवस्था को इतनी तगड़ी करना चाहिए कि जिससे जो है कानून बनाए गए हैं उनका सभी लोग आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आचरण करें, और न्याय व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, जिससे कि वो पूरा किसी भी पक्ष में लोगों के न आकर, प्रभाव में न आकर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करें।
मैं माननीय राहुल गांधी से जो समाचार पत्रों में लोगों के उसमें सुनता हूँ कि उनके पास जितनी संपत्ति है, हेराल्ड वाला प्रकरण जो चल रहा है उनके परिवार के विरुद्ध जिस पे जमानत पे हैं, तो पहले अपनी पूरी संपत्ति का विवरण देशवासियों को बताएं और उस संपत्ति को पहले स्वयं लोगों में वितरित करें। फिर इसके बाद देश के उद्योगपतियों की बात करें। उद्योगपति बैंकों से अरबों रुपया उधार लेकर के व्यवसाय करते हैं, कभी कभी उन्हें घाटा भी लग जाता है, जिससे कि का नाम से वो वरना उनका मुश्किल हो जाता है, इसके बाद दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके धन का जो आंकलन इस प्रकार से ये कि इनके राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, ये देश को बर्बाद करने के अलावा और कोई वो नहीं है। जैसे लोगों को चावल वितरण किया जाता है मोदी जी जीने के लिए, लोगों को गरीबी से उठने के लिए, जैसे 25,000 लोगों ने बताते हैं कि गरीबी से उठे, परंतु उनका भी अभी खाद्यान्न बंद नहीं किया। इसलिए यह किया जा रहा है कि लोग जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। सबसे ज़रूरत ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग जो है सभी को शिक्षित और बनाएं, जिससे कि उनको अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति यदि सजग हो जाएंगे, अपने कर्तव्य अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी अति आवश्यक होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए और भी संविधान में संशोधन करके सुदृढ़ कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अपना देशवासी अशिक्षित न रहे और अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का बाखूबी पालन करे। इस प्रकार से यह कह देना कि हम संपत्ति का वितरण करेंगे, गरीबों को बांट देंगे, इन गरीबों को यदि संपत्ति बिना मेहनत के मिल जाएगी तो ये फिर मेहनत करने क्यों जाएंगे? मजदूर कहाँ से पैदा होंगे? किसानी के लिए आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा खेती की कटाई मिसाई आदि सब हो रही है, उसमें भी जो है मजदूर जो है नहीं मिल पाते उसको रखने तक के लिए। तो इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम और वो बनाना चाहिए। ईश्वर पैदा करता है तो उसमें हर आदमी को अलग अलग प्रवृत्ति से पैदा होते हैं, सबके वो अलग अलग वो रहते हैं, बुद्धि अलग अलग रहती है। तो ये कहते हैं कि हम सबकी बुद्धि बराबर कर लेंगे, इस प्रकार की बातों का उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उन्हें मना स्थिति पर अपने स्वयं विचार करके देश के और राष्ट्र के हित के लिए और विश्व के हित के लिए ऐसी बातें करना चाहिए जिससे जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोगों में पैदा हो, एक दूसरे को अपना भाई समझें, संतुष्टि की बात न हो करके तुष्टीकरण की बात होना चाहिए। ये सब बातें इन्होंने पहले ही इस प्रकार से वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं जो अपने इनके माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत सी संपत्तियां दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी और पहला अधिकार उनका कानून है कि वो स्वयं करेंगे। जो अपना न्यायपालिका बनी हुई है उसमें जो है उच्च न्यायालय में जाएंगे, नीचे न्यायालयों को वक्फ बोर्ड के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो ये सब विसंगतियां दूर करने की बात होना चाहिए और संतुष्टिकरण की बात होना चाहिए और देशवासियों को उन्नत के लिए सबसे प्राथमिक ये है कि शिक्षा में और जागृत करना चाहिए और इस प्रकार की शिक्षा लोगों को देना चाहिए जिससे कि स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर के कोई न कोई ऐसा कार्यकुशलता स्थापित करेंगे जिससे उन्होंने अपने जीवन को चलाने और सुदृढ़ होना पड़े। ये सब बातों को ध्यान में रख करके माननीय राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। और पार्टी और पॉलिटिक्स की बात जहाँ है, सब पार्टियाँ अपने अपने वक्तव्यों को कहती हैं, पर देश के हित के लिए सभी को एक हो करके इस प्रकार से विचारधाराओं में जुड़ना चाहिए कि देश का जो है भारतवर्ष का विश्व में वो जैसे पहले हमारे यहाँ विज्ञान में धर्मशास्त्रों में इस प्रकार की बातें थी, पहले भी पुष्पक विमान थे तो किस प्रकार से बने थे, कैसा क्या है, मंत्रों में कितनी ताकत रहती थी, किस प्रकार से अग्निबाण बरसाए जाते थे, वर्षा बाण बरसाए जाते थे, किसी समुद्र को सोखने की शक्ति होती थी। तो उस प्रकार के विज्ञान में
शास्त्रों में भी पहले भी था, तो उनको जो है विदेशियों ने कुछ शास्त्रों को ले गए जिनका कि अध्ययन वो ठीक से न करके अपना कुछ प्रोग्रेस किए पर उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की संस्कृति का और विशेष ध्यान रख करके सनातन धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा धर्म किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखता, सबको सम्मान देता है, पर कुछ जो है धर्म जो है ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों के प्रति अनादर का भाव रखते हैं। तो इन भावनाओं को दूर करके और समाज में एकता, जनता में एकता, गरीबी दूर करने के प्रयास वैज्ञानिक ढंग से किए जाना चाहिए। किसी का धन उसकी मेहनत का लेकर के किसी को बांट देना, इस प्रकार कम्युनिस्ट की विचारधारा का प्रचलन भारत में किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। ये राहुल गांधी की जितनी भी पार्टियां हैं या इनके दोस्त यार हैं, तो ये चाहते हैं भारत से सनातन धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाए और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उनकी यात्रा होती है, चीन होती है, इंग्लैंड होती है और वहाँ से वो नए नए बात सीख के आते हैं। और कौन सिखाता है, इनकी पार्टी में ऐसे कोई नेता नज़र नहीं आते। तो ये अपने मन से बोलते हैं या कुछ खा पी कर बोलते हैं, क्या है ये? एक तरह से पागलपन है। विपक्षी पार्टियों द्वारा इंडिया गठबंधन का जो निर्णय लिया गया है वो ठीक है, लड़ने के लिए एक होना लोगों को ज़रूरी होता है, पर इस प्रकार से विचारधाराओं पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति जो रखते हैं, क्या कहना चाहिए कि मतलब कुछ भावना रखते हैं, वो उचित नहीं है। सनातन धर्म आदिकाल से रहा है और अंत तक रहेगा, क्योंकि सभी धर्मों में ये मानते हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, कि ईश्वर का जन्म होता है। ईसा मसीह पैदा हुए थे, उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार से ऐसा है, तो वो किंवदंती है। मुसलमानों में भी ये है कि फला पैगंबर पैदा हुए थे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। किसी धर्म में किसी के मानवता के विरुद्ध कोई भी बात धर्मों में नहीं आती, पर उसका गलत अध्ययन करके, गलत सोच करके लोग जो है अपनी मानसिकता के अनुसार विचारों को पैदा करते हैं। सनातन धर्म में कभी भी जाति की प्रथा, जैसे रामचरितमानस में सबरी और बांदरों तमाम सभी जैसे बताया गया है कि पेड़ पौधे आपके जल पानी आग सब में जो है ईश्वर का वास रहता है, मतलब सर्वत्र वो रहते हैं और सबकी आत्मा में रहते हैं। तो ये सब बातों का अध्ययन जो है सनातन धर्म में बताया गया है, चाहे वो श्री कृष्ण के बारे में हो, चाहे श्री राम के बारे में हो। जब उनको पार करना था तो नदी अपने आप रास्ता दे देती थी। तो ये इस प्रकार से विचारधाराओं का जो सनातन धर्म है उसके प्रति कुछ विचारधारा अन्य पार्टी वालों के द्वारा रखना उचित नहीं है। सभी धर्म जो है, धर्मों में जो है धारयते इति धर्मः जब कहा गया है, तो आप धारण करते हैं जिस धर्म को, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि मानवता के विरुद्ध आप जाएं और किसी को परेशान करें और किसी के बुराई करें। सबको ये धर्मों में निर्देश रहता है कि आपको मानवता के अनुसार सभी का आदर करना चाहिए, दून दुखियों को का नाम से हमेशा सहयोग करना चाहिए, पीड़ितों का जो है का नाम से सम्मान करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। पर इस प्रकार की विचारधाराएं फैलाने पर देश में जो पहले भारत को विघटित किया गया था, उसी प्रकार से पुनः दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम की विचारधारा का ला करके और पुनः भारत को विकसित करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। सभी माननीय नेताओं को, सभी पार्टियों के नेताओं को देश के हित में और राष्ट्र में हित में अपना विश्व में एक स्थान बनाने की प्रक्रिया में काम करना चाहिए। दूसरे देशों के लोग आपको बताएंगे आपके हित की बात, पर उनका जो मकसद रहता है वो देश के
विघटन करने के लिए रहता है। उस बात को भी सोच करके जनता के सामने आपको जाना चाहिए। आप ये कहने कि ये है आपका शासन 60 साल रहा कांग्रेस का, उस समय किस प्रकार से वो रहा गरीबी, और वो उसका भी आंकलन करना चाहिए। आपने क्या किया है? आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले जो है इंदिरा गांधी आवास योजना का होता था, एक कमरा बना दिया जाता था खपड़े का, वो भी बरसात 2 बरसात के बाद अपने आप गिर जाता था। तो ये प्रक्रियाएं पहले भी थी, पर उसका उपयोग ढंग से उसका योजनाओं का नहीं किया जाता था। पहले गांव-गांव में पैदल लोग जाते थे, रास्ते नहीं थे, मेड़ों से जाना पड़ता था, खेतों के मेड़ों से जाना पड़ता था। ये मुझे स्वयं का अनुभव है। मैं 20 किलोमीटर पैदल करके कॉलेज जाता था और फिर उसी 20 किलोमीटर पैदल आता था। और उस गरीबी में रात्रि को किस प्रकार से मैं जीवन यापन करने के लिए घर में अपने अन्य कार्य करता था, बीड़ी बनाता था, परिवार का बड़े होने के नाते भरण पोषण की ही जिम्मेदारी रहती थी। तो उस गरीबी को ध्यान में रखते हुए आज ये है कि भारत जो है विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। आज वो परिस्थितियां किसी के सामने नहीं हैं कि आज कोई भूखा अपने घर में सोए या बगल वाला सोए। लोग एक दूसरे का ध्यान रख करके और उस पर विचार करके उसका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार की विचारधाराएं माननीय राहुल गांधी को देश के विघटन के लिए उत्तेजित करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जाति प्रथा अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए जाति गणना को उखड़ना और वो करना, पहले यही ठाकुर समुदाय होता था, यही ब्राह्मण समुदाय होता था, यही वैश्य समुदाय होता था। तो जाति धर्म जो बटे थे उनके कार्यों के अनुसार बांटे गए थे, पर अब ऐसा नहीं है। सभी का आदर समाज में हो रहा है, किसी को छुआछूत नहीं माना जाता। यदि ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें पुलिस प्रशासन को कानून पालन करने में और सख्त होना चाहिए तथा न्यायपालिका को किसी के प्रभाव में और साक्ष्य अधिनियमों का सही ढंग से पालन करने के लिए पुलिस को भी सजग और का नाम से उसे योग बनाना चाहिए। मतलब उनकी ट्रेनिंग जो दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करके उसे सबल बनाना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि ये जाति जनगणना का और ये संपत्ति के वितरण का लोगों के लिए ये जो भावना है ये नहीं है, बल्कि उचित नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करके और निःशुल्क शिक्षा सभी गरीबों को, सभी लोगों को एक सामान्य स्तर से दी जाए तो देश का कल्याण संभव है। लगता है मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उल जुलूल बात करके लोगों को भड़काना और उकसाना और देश को बर्बादी की तरफ ले जाना, उनको तो यहाँ रहना नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ना राहुल गांधी का भविष्य है। तो वो देश की जनता को गुमराह करके और उकसा के किसी तरह अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कितना संभव है कि राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे वायनाड से, और जो अभी जो सीट मिली है अमेठी छोड़ के रायबरेली, तो कितनी संभावना है इसमें? माननीय राहुल गांधी जी को जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। ये उनके कुछ वचनों के कारण, उनके जो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसका प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा, इस बात को वो बिना सोचे समझे और बाद में स्वयं सोचते हैं कि मैं इसे नहीं बोलना था। तो ये उनको सोचना चाहिए। और मेरा अनुरोध सभी विशेष नेताओं से है जिन्होंने की का नाम से राजनीति में आकर के और ये जो अपना वो किए हैं, आज इनको जो है एक बार राजनीति में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो इनको जीवन भर पेंशन मिलती है।
और अपने परिवार वालों के लिए है। तो जो परिवार, मोदी ने परिवारवाद की बात कही, परिवारवाद का मतलब ये है कि जो योग्य हों वो उस पर जिनमें देश के प्रति सहिष्णुता हो, देशभक्ति हो, वो लोग आगे आकर देश के गरीब जनता का और कल्याण करें और देश के कल्याण के लिए कार्य करें, वो उचित होगा। और मेरा अनुरोध सभी नेताओं से है कि जो शासन चल रहा है वो पूर्ण रूप से हर दृष्टिकोण से सभी कार्यों को पूरा कर रहा हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, परंतु जहाँ जो कमी है विपक्ष का ये दायित्व होता है कि एक साथ बैठ करके उसमें विचार विमर्श करके और उन कमियों को दूर करके देश के राष्ट्र के हित में कार्य करें। धन्यवाद पांडे जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।